हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अथीरोस्क्लेरोसिस या फिर आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ये क्या है? मोस्ट कॉमन डिजीज़ है आर्टरी की, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी की। इसमें क्या होता है, तो नैरोइंग हो जाती है या हार्डनिंग हो जाती है जो भी आर्टरीज होती हैं या फिर उनके आर्ट्रियोल्स होते हैं। इसमें जो मोस्टली हम क्या करते हैं, मतलब मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी फैट है या कोई भी ऐसा कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं जो लेयर होती है ना आर्टरी की वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी नैरोइंग और हार्डनिंग हमें देखने को मिलती है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? अगर कोई टोबैको च्यूइंग करता है, ठीक है, किसी का हेल्दी मतलब अनहेल्दी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, कोई अगर सोडियम रिच डाइट ज़्यादा लेता है, कोई ज़्यादा ही ओबीज पेशेंट है तो ओबेसिटी जो है वो भी कॉज कर सकती है इसको। किसी को क्रोनिक हाइपरटेंशन है या किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन में ज़्यादा है तो वो होगा स्ट्रेस और डिप्रेशन में, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेस और डिप्रेशन रिड्यूसिंग की जो मेडिकेशंस हैं वो लेगा, तो वो भी क्या है, एक रीज़न बनती हैं। उसके बाद हिस्ट्री है, अगर किसी की फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री है तो वो एक केस हो सकता है। एज के साथ साथ हमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कोई स्मोकिंग करता है या फिर किसी को जेनेटिक फैक्टर है, यानी कि जेनेटिकली, या हम कह सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री वाला ही जो है, यहाँ पे भी हमें केस देखने को मिलता है कि पेरेंट्स से जो है उसके इन्फेंट्स में आ जाती है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल हम पहले डिस्कस करते हैं। तो जो एज इंक्रीजिंग एज में होता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि एज भी एक इसका कोज है, तो ये एक रिस्क फैक्टर भी है। जो 45 से ज़्यादा की एज होते हैं, मतलब जो 45 से ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं वो क्या है, ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। उसके बाद जो मेल हैं, वो मेल जेंडर जो है, यानी कि मेल ज़्यादा प्रोन होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक, इन सारी चीज़ों को हम जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। एज भी जो है अपने टाइम से बढ़ेगी, जेंडर वही रहेगा। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, सेम जेनेटिकली, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाइबल, जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं। ओबेसिटी है, अगर किसी को ओबेसिटी अगर उसका कोज बन रही है तो हम क्या कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइज। हाइपरटेंशन है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी हाइपरटेंशन का अच्छे से इलाज करा के, ट्रीटमेंट करा के उसको रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेस को भी ठीक करा सकते हैं, सेम एज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस को, कि हम ले लेके अपनी मेडिकेशंस टाइम पे और जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो करके इसको क्या कर सकते हैं, एक लिमिट में रख सकते हैं, ताकि ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल ना हो। उसके बाद अगर किसी को हाइपर लिपिडीमिया है या फिर कोई अल्कोहल जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अब बारी आती है पैथोफिजियोलॉजी की। जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, जो जो अभी हमने पढ़े, उनकी वजह से क्या होगा, जो भी डिपोजिशन जो है वो होने लग जाएगा आर्टरीज में और उनके आर्ट्रियोल्स में। यानी कि किस किस चीज़ का डिपोजिशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैटी एसिड्स का, ग्लूकोज का, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, या फिर जो भी फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, आर्टरीज और उनके आर्ट्रियोल्स में डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेनोसिस होएगा ल्यूमेन का। स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है, नैरोइंग हो जाना या फिर ब्लॉकेज हो जाना आर्टरीज की या फिर वोल्व्स की, कहीं की भी, तो उसको हम कहते हैं स्टेनोसिस, ठीक है। तो ये डिपोजिशन की वजह से जो ल्यूमन होता है, हमारी आर्टरीज का जो वे होता है जहाँ से ब्लड जो है इजीली जाता है, वो क्या होता है, उसका स्टेनोसिस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे नैरोइंग और हार्डनिंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स की और या फिर आर्टरीज की, और जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो अगर हम बात करते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी की अगर डिजीज़ है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी को अगर अफेक्ट कर रहा है, तो हमें एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा, या फिर एंजाइना कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी लार्ज जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ये उनमें क्या करेगा, उनके टिश्यूज़ का नेक्रोसिस कराना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ हमें हार्ट फेलियर भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर सेरिब्रल आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, तो स्ट्रोक आ सकता है, विजन में डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद आता है एरोटिक एनोरिज्म। एरोटिक एनोरिज्म क्या होता है, एनोरिज्म का क्या मतलब होता है कि जो हमारी आर्टरीज है ना, उसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनना जो है वो शुरू हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एनोरिज्म। यानी कि जब भी आर्टरी में क्या हो, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाए ड्यू टू एनी ब्लॉकेज और एनी हार्डनिंग या फिर नैरोइंग की वजह से, तो वो जो एक केस होता है। तो जब ऑर्टिक जो हमारी आर्टरी होती है उसमें जो पाउच की फॉर्मेशन होगी, तो वो होता है ऑर्टिक एनोरिज्म। उसके बाद जो रीनल आर्टरीज हैं उसका स्टेनोसिस हो सकता है। पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं, एडिमा हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, और डिक्रीज़ या फिर जो पल्स है वो डिक्रीज़ भी हो सकती है या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। ये सारे जो है हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
उसके बाद आता है कि हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि ये क्या है, हमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस या फिर आर्टरियोस्क्लेरोसिस हुआ है। तो हम आर्टरियोग्राफी करा सकते हैं। आर्टरियोग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरी में प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी ग्राफी करा के उसकी स्टडी करके देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, हम स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, स्ट्रेस भी इसका एक कोज भी है, और जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो इसके रिस्क फैक्टर्स में भी आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद एंकल ब्रेकियल इंडेक्स जो है हम वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम ईईजी करा सकते हैं। उसके बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन या फिर एंजियोग्राम जो है वो कर सकते हैं। फिर बारी आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हम बात करते हैं तो एंटीप्लेटलेट्स दे सकते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, ताकि जो क्लोटिंग है वो ना हो। अगर क्लोटिंग होती है तो क्लोटिंग फैक्टर भी तो कोज कर सकते हैं ना। अगर बहुत ज़्यादा क्लोटिंग होएगी तो वहाँ पे ब्लड की ही क्लोट बन के ब्लॉकेज कर देंगे, है ना। तो हम एंटीप्लेटलेट्स देंगे, जैसे कि एस्पिरिन, स्टेरिन्स और जो अदर कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस हैं वो देंगे। डायूरेटिक्स देंगे, जैसे कि फिर्मेसाइड, फ्रूसेमाइड, ठीक है, फ्रूसेमाइड देंगे। उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो इनिबिटर्स होते हैं, यानी कि एसी ही इनिबिटर, जैसे एनालाप्रोल, रैमीप्रोल, ठीक है, वो सब देंगे हम। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स देंगे, जैसे मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम बात करें तो बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कर सकते हैं, या फिर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर हम करते हैं तो हम क्या देंगे, जो भी पेशेंट है हम उसको कैल्शियम और सोडियम फ्री डाइट देंगे। उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे और असेस करेंगे पेशेंट में कि वो अपनी उनको बताएंगे, मतलब एक तरीके से पेशेंट को बताएंगे कि वो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करे, क्या क्या चेंजेस उसको करने चाहिए, क्या क्या चेंजेस उसको ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, वो सब हम उसको बताएंगे। उसके बाद आती है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, उसको एंजाइना होने के चांसेस हो सकते हैं, एमआई हो सकता है यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन। उसके बाद हार्ट फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, नॉन हीलिंग अल्सर्स हो सकते हैं, या फिर स्टमक जो बाउल है वो भी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस।